Welcome to all students. So today we will going to understood about the animal classification. So आज हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे. ये वीडियो बेसिकली एनिमल क्लासिफिकेशन के कंप्लीट बेसिक क्राइटेरिया पर डिपेंड है, जिसमें हम लोग एकदम बेस से पढ़ेंगे. सो बेस में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है साइंस. जैसे आपको पता है इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज. इसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं. उस ब्रांचेस में सबसे पहली जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं दैट इज बायोलॉजी. व्हाट इज बायोलॉजी? अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो भी स्टडी हम पढ़ते हैं करते हैं दैट इज बायोलॉजी. अब इसकी दो मेजर ब्रांचेस है दैट इज बॉटनी एंड जूलॉजी. बॉटनी इट्स ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ प्लांट एंड जूलॉजी is all about the study of animal. So animals के बारे में आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं. ये जो हमारा लेसन है एनिमल क्लासिफिकेशन, ये किससे रिलेटेड है? दिस इज टोटली रिलेटेड टू दी जूलॉजी. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको इस चैनल से रिलेटेड और कौन कौन से वीडियो चाहिए, ये टॉपिक से रिलेटेड और कौन कौन से वीडियो चाहिए, आप लोग प्लीज कमेंट में लिखें ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना के आप सभी को भेजते रहूं. और ये पूरी की पूरी वीडियो विथ नोट्स है, तो आपको कोई अदर बुक या और चीजें रेफर करनी नहीं पड़ेगी. तो एनिमल क्लासिफिकेशन स्टेट बोर्ड में लेसन नंबर 6 है. अदर बोर्ड के हिसाब से भी ये लेसन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 11-12 के भी कुछ क्वेश्चंस या बहुत सारी चीजें क्या होती है इंक्लूड होती हैं. सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस स्टार्ट एनिमल क्लासिफिकेशन. सो आगे हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. देखिए हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द नीड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. ये जो हम एनिमल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इतनी जो भी चीजें कर रहे हैं, उसका हमको यूज क्या था, नीड क्या था. सो बेसिकली एनिमल क्लासिफिकेशन का काफी नीड था. जहां तक का अगर हम देखें सो अर्थ पे या पूरे वर्ल्ड में अभी तक के 50 लाख से भी ज्यादा एनिमल की स्पीसीज है. अब 50 लाख से भी ज्यादा अगर हम एनिमल स्पीसीज की बात करें, या अराउंड 5 मिलियंस बोला जाता है, तो अगर ये स्पीसीज के बारे में बात करें, इनमें से कितनी स्पीसीज एक्वाटिक है, एक्वाटिक मतलब वाटर में सरवाइव करने वाली हैं, और कितनी ही न जाने कितनी स्पीसीज लैंड पर सरवाइव करने वाली है दैट इज टेरेस्ट्रियल है, और कितनी स्पीसीज ऐसे हैं जो दोनों जगह पे रहने वाले हैं, मतलब लैंड एज वेल एज वाटर, लाइक एम्फीबियन जिसको हम बोलते हैं. और अदर देन दैट अगर लैंड वाटर, तो अगर हम आगे भी बढ़ने की जाए तो इसमें से बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो क्या कर रहे हैं, एयरवेज हैं, मतलब हवा में भी रह रहे हैं. तो इनके रहने का तरीका अलग है, हैबिटेट अलग है, खाने पीने का तरीका अलग है. फिर बहुत सारे एनिमल्स है जो एक जैसा भी है. सो ये जितने भी एनिमल्स है इनमें सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज, यही जानने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एनिमल का क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया. सो सिमिलैरिटीज वाले एनिमल को एक ग्रुप में रखा जाएगा, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए जाएंगे. इन ग्रुप के बेसिस पर एनिमल का क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा. सो अगर आपको पूछता है व्हाट इज द नीड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, सो नीड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन इज टू नो द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज अमंग द एनिमल्स. जो भी एनिमल में सिमिलैरिटीज क्या थी, डिसिमिलैरिटीज क्या थी, उनकी जानने के लिए हमने क्या किया, एनिमल का क्लासिफिकेशन किया. So, जैसा मैंने इधर लिख के भी दिया है, फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रुप एंड सब ग्रुप ऑफ अ एनिमल डिपेंडिंग अपॉन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द एनिमल्स इज कॉल्ड एज एनिमल क्लासिफिकेशन. सो अगर हम हिस्ट्री के बेस पर जाए तो अलग अलग तरीके से अलग अलग बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है, एनिमल का क्लासिफिकेशन किया है, जिसमें से एक है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन. आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन में अगर हम लोग देखें तो ये बेस था बॉडी साइज के ऊपर, हैबिटेट्स के ऊपर और हैबिट्स के ऊपर. बॉडी साइज मतलब जैसे कि छोटा है और बड़ा है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, या हम बोल सकते हैं कि हाई वेट वाला है, लेस वेट वाला है, इसके बेस पर किया गया. तो ऐसा माना जाता था
ऐसे तो उतना ज्यादा इसके बारे में हिस्ट्री नहीं लिखी गई है, फिर भी ऐसा माना जाता है कि जो ऐसे एनिमल थे जिनका बॉडी साइज छोटा है वो क्या करते हैं, वाटर में सरवाइव है। लेकिन बाद में इसमें एक एक्सेप्शन निकल गया कि इतने बड़े बड़े एनिमल्स हैं, लाइक शार्क हो गया, ये सब हो गया, ये भी वाटर में सरवाइव कर रहे हैं। सो या लेस जिनका वेट है या जो छोटे साइज के हैं ये एयर में सरवाइव करते हैं, तो ये भी एक एक्सेप्शन बहुत सारे इसमें निकल गए। तो इसके बेस पर हैबिट की अगर हम बात करें, तो इनके क्या क्या हैबिट्स है उसके बेस पर क्लासिफिकेशन किया गया। फिर हैबिटेट मतलब किस इन्वायरमेंटल कंडीशन में ये रह रहे हैं उसके बेस पर क्लासिफिकेशन किया गया। बट ये जो था आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, ये पूरे तरीके से क्या हुआ, नाकामयाब हुआ, मतलब ये फेल हुआ है। इसके पीछे मेन रीजन क्या था कि अगर हम अर्लियर डेज में देखा जाए जहां बहुत सारे एनिमल की स्टडी नहीं हुई थी या रिसर्च नहीं हुआ था, तो उस बेस पर हमने क्लासिफिकेशन कर लिया था। लेकिन जैसे जैसे नए एनिमल का क्लासिफिकेशन हुआ, तो ये मेथड क्या हुआ, आगे जाके फेल हुआ। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है क्लासिफिकेशन, दैट इज अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज अ बेस्ड ऑन सेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल क्रोमोसोम्स, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स। इन सब की ये जो प्रॉपर्टीज थी, इनको प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के कि कैसे सेल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, उस बेस पर सेम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल को अलग रखा गया, सेलुलर बेसिस पे अलग रखा गया। सेलुलर बेसिस पे जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि एनिमल को सेलुलर बेस पे दो टाइप में किया गया है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक उस टाइप के सेल को बोलते हैं जिनमें all cell organelles are properly present or well developed, that is eukaryotic type of living organism। और वही अगर हम प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे तो जिनके सेल ऑर्गेनेल्स कंप्लीटली डेवलप नहीं है। प्रोकैरियोटिक दैट इज प्रिमिटिव सेल से बने हुए हैं, जिसमें हमने पहले अगर 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था, तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा पड़ा था। सो इस बेस पर भी क्लासिफिकेशन किया गया। लेकिन ये नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन ने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली क्लासिफाई नहीं किया था। सो दैट इज वाई ये थ्योरी भी आगे जाके क्या होगा, फेल हो गया। फिर बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने, जैसा कि मैंने इसमें इस नोट्स में प्रॉपरली नेम लिखा हुआ है कि किन किन लोगों ने किस किस तरीके से, कैसे कैसे बायोलॉजिस्ट ने आके एनिमल को क्लासिफाई किया है, तो आप इसमें से देख लेंगे। सो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। सो सबसे मेन जो बेनिफिट था एनिमल क्लासिफिकेशन का, स्टडी ऑफ एनिमल बिकम कन्वीनियंट। मतलब किसी भी एनिमल की स्टडी करने के लिए हमने कुछ क्राइटेरिया रखे, उस क्राइटेरिया के बेस पर अगर हम एनिमल का क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये काफी इजी होता है, कन्वीनियंट, इट्स अ कन्वीनियंट। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ फ्यू एनिमल्स फ्रॉम अ ग्रुप हेल्प टू अंडरस्टैंड अबाउट द एंटायर एनिमल ग्रुप। मतलब कोई अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप है, जैसे कि अगर मैं मान लिया कि मेरे को मैमल्स के बारे में पढ़ना है, तो अगर मैं एक मैमल में किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी एक एनिमल के बारे में पढ़ लूंगा या इंफॉर्मेशन निकाल दूंगा, सो बेसिकली सभी मैमल्स के बारे में भी हमको क्या होगा, कंप्लीटली नहीं बट कुछ हद तक की काफी इंफॉर्मेशन हमको पता चल जाएगी। सो ये एक क्लासिफिकेशन का मेन फीचर था कि पर्टिकुलर पूरे ग्रुप को स्टडी करने की जरूरत नहीं है, आप किसी एक को स्टडी कर लो, बाकी सबके बारे में आपको आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट, इट गिव्स आइडिया अबाउट द एनिमल इवोल्यूशन। एनिमल इवोल्यूशन मतलब जैसे आप लोग जानते हो कि अगर हम बेसिक टर्म में अगर इवोल्यूशन पीरियड में देखें, सबसे अर्लियर बेसिस पे अराउंड कुछ 3.5 बिलियन ईयर एगो की अगर हम बात करें, उस समय कहा गया कि सबसे पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो वाटर में आया। वाटर में आने के बाद फिर वाटर और लैंड में हुआ, मतलब एम्फीबियन हो गया, फिर एम्फीबियन से कंप्लीटली टेरिस्ट्रियल हो गया। टेरिस्ट्रियल होने के बाद भी जब उनको प्रॉपर वे नहीं पड़ा तो क्या हुआ, वो एरियल हो गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, उनमें इवोल्यूशन हुआ। ह्यूमन इवोल्यूशन भी ऐसे ही हुआ है कि ऐप से हुआ, ऐप से लेके फिर धीरे 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 होमोसेपियन ऐसे करके इवोल्यूशन हुआ। तो इन सब की स्टडी भी क्या हुआ, एनिमल क्लासिफिकेशन से ही पॉसिबल हुआ कि हमने देखा कि जो एशियंटर्स हैं, पिछले वाले जो एनिमल्स हैं और जो नए वाले एनिमल्स हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटीज है। इस बेस पर ही हमको क्या हुआ कि एक हेल्प मिल गया कि एनिमल
या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है। सॉरी, animals can be easily identified with a greater accuracy. It helps to understand the relationship animal with other living organism. ये भी एक important point है कि एनिमल क्लासिफिकेशन से ये भी पॉसिबल हो गया है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से किस टाइप का रिलेशन है। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द हैबिटेट ऑफ ईच एनिमल, इट्स एग्जैक्ट रोल इन द नेचर। एग्जैक्ट रोल इन द नेचर की अगर हम बात करें, जैसे कि आपने 9th स्टैंडर्ड में आपने इकोसिस्टम के बारे में स्टडी किया था, तो इकोसिस्टम के अगर हम जब स्टडी करते हैं तो उसमें पता चलता है कि प्रोड्यूसर ये है, प्राइमरी कंज्यूमर ये है, सेकेंडरी कंज्यूमर ये है, क्वार्टरली कंज्यूमर ये है। सो कंज्यूमर्स के हिसाब से जो भी है, लाइक प्रोड्यूसर है, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, कि डिकम्पोजर है, ये सब के हिसाब से क्या हुआ कि उनका एक फिक्स रोल है नेचर में, कि ये इनका मेजर रोल है और इसी कारण नेचर साइकिल प्रॉपरली चलती है। तो एनिमल क्लासिफिकेशन से उनके रोल के बारे में भी हमको स्टडी पता मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलता है। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द वेरियस एडाप्टेशन शोन बाय द एनिमल्स। सो एडाप्टेशन के बारे में अगर हम बात करें तो व्हाट इज एडाप्टेशन? एडाप्टेशन इज अ फिजिकल और साइकोलॉजिकल और इंटरनल चेंज इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इट्स इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में चेंजेस आते हैं टाइम टू टाइम, ये जो चेंजेस होते हैं यही आगे जाके क्या होते हैं, एडाप्टेशन हो जाते हैं। अगर हम एडाप्टेशन देखा जाए तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें एडाप्टेशन परमानेंट होता है, वही आगे जाके क्या होता है, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के कारण एक जनरेशन से दूसरे, दूसरे जनरेशन से तीसरे में पास ऑन होते रहता है और वही जाके एक इवोल्यूशन का फॉर्म ले लेता है। और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है एडाप्टेशन हो कुछ टाइम के लिए होता है या कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के हिसाब से होता है। तो ये अडाप्टेशन भी हमको एनिमल क्लासिफिकेशन से ही पता चलता है। नेक्स्ट देखें, जो एनिमल क्लासिफिकेशन जो ट्रेडिशनल वे था क्लासिफिकेशन को, उनको दो फॉर्म में क्लासिफाई किया गया है, नॉन कोरिडेट्स एंड कोरिडेट्स। नॉन कोरिडेट्स मतलब, कोरिडेट्स का मतलब ये हो रहा है कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें बैकबोन या उनकी बॉडी बिना किसी सहारे के रुकी हुई है, तो उस कंडीशन में ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको नॉन कोरिडेट्स बोला गया। इन शॉर्ट अगर हम बोला जाए तो इनमें बेसिक जो ढांचा है वो बॉडी में नहीं है। और कोरिडेट्स मतलब क्या है कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी का बेसिक ढांचा एक क्या है, हड्डियों का ढांचा क्या है, प्रेजेंट है। तो अगर हड्डियों का ढांचा उनके अंदर प्रेजेंट है तो वो बेसिकली कोरिडेट्स में आते हैं, और जिनमें हड्डियों का ढांचा स्केलेटल स्ट्रक्चर एब्सेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कोरिडेट्स बोलते हैं। सो नॉन कोरिडेट्स बॉडी इज not supported by rod-like notochords. Fang gills slit are absent. Nerve cords, if present, it is ventral side, upper side होता है, and it is solid and paired. Heart is, if present, it is dorsal side. ये इनके बेसिक क्या है, बेसिक इनके फीचर्स हैं, इनके बारे में हम आगे और भी स्टडी करेंगे, इसलिए मैं इतना ब्रीफ में नहीं जा रहा हूँ, बट ये आपको मैं इसलिए लिख के दे रहा हूँ कि अगर आपको इनमें डिफरेंसेस पता करना तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है। फिर अगर ये देखा जाए कोरिडेट्स में, सो बॉडी इज सपोर्टेड बाय द नोटोकॉर्ड। देखो मैंने पहले ही बताया कि जो बेसिक स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है वो कोरिडेट्स में प्रेजेंट होता है, वही नॉन कोरिडेट्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है। फैन गिल स्लिट लंग्स आर प्रेजेंट फॉर द रेस्पिरेशन। सिंस कोरिडेट्स जो होता है इनमें रेस्पिरेशन एक बेसिक फंक्शन, ये बेसिक फंक्शन के लिए कुछ इनमें पर्टिकुलर ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जैसे गिल्स फिश में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में या हम बोल सकते हैं मैमल्स में, ह्यूमंस में क्या होता है, लंग्स प्रेजेंट होते हैं या स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है। फिर नर्व कॉर्ड्स इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी एंड इट इज होलो। होलो इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर से न्यूरॉन का भी पास ऑन होता है। हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। तो ये बेसिक इनके फीचर्स है, कॉमन फीचर्स हैं, जिसके हिसाब से हमने क्या किया, एनिमल को ट्रेडिशनली क्लासिफाई किया है। सो आगे देखेंगे
कन्वीनियंट सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। सो जो कन्वीनियंट सिस्टम था, हमने क्या किया है, एनिमल को दो टाइप के सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। सो किंगडम एनिमलिया इज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। इसके दो सब किंगडम्स बनाए गए, कोरिडेट्स एंड नॉन कोरिडेट्स। अब कोरिडेट्स को भी टोटल 10 फाइलम्स में क्या किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है। 10 फाइलम्स ये बेसिकली क्या है, जो एनिमल का क्लासिफिकेशन को किस किस स्टेजेस में उनका क्लासिफिकेशन किया गया उसके बेसिस पर है। सेम फाइलम कोरिडेट्स को हमने 4 सब फाइलम्स में डिवाइड किया, यूरोकोडेटा, सेफिलोकोडेटा और वर्टिब्रेटा। फिर आगे जाके इनका बेसिकली हमने क्या किया, अच्छे तरीके से एक ग्रुप वाइज क्लासिफिकेशन किया। ये सभी चीजें हम लोग अपकमिंग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी हम लोग ये देखने वाले हैं व्हाट आर द मेन क्राइटेरिया ऑफ द एनिमल क्लासिफिकेशन। किन क्राइटेरिया के बेसिस पर एनिमल को क्लासिफाई किया गया। सो क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द किंगडम, बेस्ड ऑन द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी एंड फाइलम। सो इसमें हम फर्स्ट देखेंगे क्राइटेरिया फॉर द न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तो देखेंगे सेल्यूलर ग्रेड है, सेल टिश्यू ग्रेड है, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड है, और एक बहुत जो जूना या बोलते हैं कि एंशियंटर पहले के लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड है। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड मतलब प्रोकैरियोट्स के ऊपर है। तो सेलुलर ग्रेड कैसा होता है कि टिश्यू आर नॉट फॉर्म देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज सेलुलर ग्रेड। मतलब इस टाइप में, इस ग्रुप में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सेलुलर ग्रेड है, इनके अंदर टिश्यूज नहीं प्रेजेंट होता है, इनकी पूरी बॉडी एक सेल का ही फॉर्म होती है। तो बेसिकली ये सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या हम इनको यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इनका एग्जांपल है फाइलम पोरीफेरा। जब हम फाइलम पोरीफेरा में इनके बारे में डीप स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट है, इन केस ऑफ द सम एनिमल सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ व्हिच ऑल बॉडी फंक्शंस आर परफॉर्म, सच एनिमल शोज सेल टिश्यूज ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो टिश्यूज के बारे में आपको पता है, व्हाट आर द टिश्यूज। टिश्यूज is a group of a cell which perform the same functions and having same structure। तो ऐसे टाइप में जब टिश्यूज की बॉडी के अंदर एक मेजर फंक्शन करना स्टार्ट करता है तो क्या हो जाता है, वो होता है सेल टिश्यू ग्रेड। टिश्यू ऑर्गन ग्रेड, देखो सबसे पहले सेल होता है, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं, और बहुत सारे टिश्यूज मिलकर जब सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। So tissue organ grade organization, in this type of organization tissues are organized to form some organ। मतलब आगे जाके अपर लेवल पे देखा जाए तो टिश्यूज से क्या हुआ, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ, ऑर्गन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। अब यूनिसेलुलर, in unicellular organism all the functions of a life are performed by the same cell। Body organized by these unicellular are called as a protoplasmic grade of organization। प्रोटोप्लाज्मिक, प्रोटोप्लाज्म से आया है वर्ड ये। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म इट स्टैंड फॉर दी अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जिससे हमारा प्रोटीन या जो भी डीएनए या आरएनए का फॉर्मेशन हुआ है वो है। तो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड इसको बोला जाता है कि जिनमें पूरे बॉडी का पूरा फंक्शन क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म के थ्रू या सिंगल सेल में होगा। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ मैंने अमीबा बनाया है, फिर देखा जाए तो इधर लीवर फ्रूट बनाया हुआ है, जेली फिश बनाया हुआ है। तो ये अलग अलग हैं। देखा जाए तो इसमें अमीबा प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड में आता है, जेली फिश ये आपका टिश्यू ग्रेड में आता है, और फ्लैट वॉर्म ये टिश्यू ऑर्गन ग्रेड में आता है, जो मैंने ये डायग्राम। Next is body symmetry। Body of any animal are cut through the imaginary axis of body। It may or may not produce two equal halves depending upon this property। There are different types of the animal body। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं जो एनिमल को बॉडी को सीधा रख के एक इमेजिनरी एक्सिस पे कट कर रहा हूँ, तो इमेजिनरी एक्सिस पे कट कर रहा हूँ तो उसके कितने इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोला जाता है, इसी को हम बॉडी सिमेट्री बोलते हैं। तो पहला है असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल का मतलब क्या है,
ऐसे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनका कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता है। जस्ट लाइक अगर हम बात करें अमीबा की, अगर आप अमीबा को इमेजिन करो तो उनका कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो आप बॉडी को किसी भी टाइप से कट करो, दोनों साइड में क्या होगा, सिमिलैरिटीज नहीं आएगी। तो ये क्या है, ये हमारा हमारा क्या हो जाएगा, असिमेट्रिकल हो जाएगा। रेडियल सिमेट्री, in this type of a body, if imaginary cuts passes through the central axis but any plane of body, it gives two equal level. Example, starfish. In this case, animals 5 different planes passing through the central axis of the body, through which we can get two equal levels. कहने का मतलब क्या है कि पूरे बॉडी के पार्ट्स एक पर्टिकुलर सेंटर से क्या होंगे, ज्वाइन होंगे। अगर सिंपल वे में अगर देखा जाए तो ये होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग इमेजिन कर लो स्टारफिश। अगर स्टारफिश को अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे तो स्पाइडर को इमेजिन कर लो। स्पाइडर भी अगर आप लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे तो ऑक्टोपस को इमेजिन करो। तो इनमें कैसा होता है कि इनका पूरे बॉडी पार्ट्स एक किसी सेंटर से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। Next is bilateral symmetry. In this type of a body, there is only one such imaginary axis of the body through which we can get two equal levels. So, इनमें क्या होता है कि बॉडी का एक सेंटर होता है, उसी सेंटर से हम कट करेंगे तो राइट हैंड का पार्ट और लेफ्ट हैंड का पार्ट क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। ज्यादा इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। ह्यूमंस को ही अगर हम बीच में से कट कर देंगे तो देखा जाए तो पेयर ऑफ ऑर्गन हमारे अंदर है, तो ऐसा होगा। या जस्ट लाइक इधर मैंने एक एग्जांपल दिया है गोट का। नेक्स्ट, जर्म लेयर। सो जर्म लेयर इज अबाउट द स्किन लेयर। देखो ह्यूमंस में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में 3 टाइप की जर्म लेयर होती है। एक होता है जो सबसे प्राइमरी लेयर, अपर लेयर होता है, इसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म। उसके बाद की जो नेक्स्ट मिडिल लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं मेसोडर्म। और सबसे जो नीचे की लेयर होती है, थर्ड लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं एंडोडर्म। ये 3 जर्म लेयर होती है। In case of multicellular animal, germ layers are formed during the initial period of their embryonic development, and from those germ layers only different tissues are formed in the body. In case of some animal, only 2 germ layers, endoderm and ectoderm, मतलब upper layer और lower layer यही रहती है, बीच की layer क्या होती है, absent होती है, are formed. Example, Cylindrians. In most of the remaining animals, 3 germ layers are formed, that is मेसोडर्म beside एंडोडर्म्स एंड एक्टोडर्म्स। ये 3 तरीके की जर्म लेयर होती है। देखिए मैंने फिगर में भी इसको प्रॉपर्ली किया हुआ है। जो सबसे इनर लेयर होती है दैट इज एंडोडर्म, बीच वाली जो लेयर है वो मेसोडर्म है, और जो सबसे अपर लेयर होती है वो होती है एक्टोडर्म। जो मिडिल लेयर होती है बेसिकली अगर वो डिप्लोब्लास्टिक है। अब इसको हमने 2 पार्ट में किया है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब जिसके अंदर 3 जर्म लेयर है, और डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या है, जिनके अंदर 2 ही जर्म लेयर है। तो इनको इस तरीके से हमने क्या किया है, क्लासिफाई किया है। सो डिप्लोब्लास्टिक 2 जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर। नेक्स्ट, बॉडी कैविटी दैट इज सीलोम। बॉडी कैविटी को अगर हम बेसिकली देखें तो सैक इनसाइड सैक सिस्टम बोलते हैं। मतलब पूरी बॉडी किसी एक सैक के अंदर क्या होगी, भरी होगी। तो इस टाइप का सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलोमेट सिस्टम। कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल इनिशियल ऑर्गन इज कॉल्ड एज अ बॉडी कैविटी और सिलोम। इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बॉडी कैविटी इज फॉर्म्ड फ्रॉम आइदर मेसोडर्म, मतलब या तो स्किन के मिडिल लेयर से फॉर्म होगी, या स्किन के जो सबसे लास्ट लेयर होती है वहां से फॉर्म होती है। Such type of a body cavity is present in animal phylum Annelida and phyla coming after the Annelida. Such animals are called as a eosilomane, that is true body cavity. मतलब in short इनके अंदर body cavity present होती है। फिर असिलोमेट का मतलब क्या है, जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। और सुडोसिलोमेट का मतलब क्या है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है बट उसका कोई फंक्शन नहीं है, या हम बोल सकते हैं कि फॉल्स बॉडी कैविटी है। सुडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। सीधे देखिए मैंने इसको डायग्राम में कैसे एक्सप्लेन किया है, आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं। फर्स्ट वाला जो है
देखिए अगर मिडिल लेयर से देखो मेसोडर्म है तो मेसोडर्म के अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, तो सिलोमेट हो गया। अगर बीच वाला जो सेकेंड लेयर है वो अगर वो खाली है या कुछ भी है थोड़ा बहुत तो उसको सीडोसिलोमेट बोलते हैं। और असिलोमेट में देखो कोई बॉडी कैविटी नहीं है, जो तीनों जर्म लेयर है एज इट इज है, जर्म लेयर के बीच में कोई गैप नहीं है। अगर जर्म लेयर के बीच में गैप में कोई अगर लेयर प्रेजेंट होती है तो डेट इज सिलोमेट। यूसिलोमेट कोई लेयर नहीं प्रेजेंट है, फॉल्स लेयर प्रेजेंट है तो डेट इज सूडोसिलोमेट, और कंप्लीटली एब्सेंट है तो डेट इज असिलोमेट। नेक्स्ट बॉडी सेगमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ द बॉडी सेगमेंट ऑफ द एनिमल इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल सिमिलर यूनिट, सच बॉडी इज कॉल्ड एज अ सेगमेंट बॉडी and each small unit is called as a segment. Example like earthworm, जब अगर earthworm को आप इमेजिन करेंगे तो इस टाइप का बॉडी सेगमेंट होता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, इसका एक जो पूरी बॉडी होती है वो बॉडी छोटे 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 पोर्शन से ज्वाइन करके बनती है, तो उस टाइप का क्या होता है बॉडी सेगमेंट होता है। ये बेसिकली मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। हाँ ये एक ध्यान रखेंगे, बॉडी सेगमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि बॉडी के अपर पार्ट में किसी प्रकार का डिजाइन या किसी प्रकार का कलर या ये सब चीजें नहीं होती है, नहीं तो आप लोग जेब्रा एंड ऑल को एज्यूम करेंगे, वो नहीं होता। बॉडी सेगमेंट ये होता है कि जो बॉडी पार्ट होता है एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं और सेगमेंट होते हैं, उनके ऊपर क्या होती है रिंग जैसे स्ट्रक्चर बने होते हैं, जस्ट लाइक अर्थवॉर्म जो रिंग जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं। स्नेक भी इसमें नहीं आता है, स्नेक की जो बॉडी के ऊपर क्या होते हैं वो तो लेयर्स होती हैं बट सेगमेंट्स नहीं होती हैं। सो आई होप आपको क्लासिफिकेशन की जितनी भी क्राइटेरिया थी उसको समझ में आ गए रहेंगे। सो आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक का शेयर करें। अदर वीडियोस भी मैं धीरे धीरे लाता रहूंगा। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर नेक्स्ट वीडियो, आपको किस चीजों पे चाहिए। मेरे वीडियो में आपको ये खास मिलेगा कि आपको कोई अदर बुक या किसी चीज को रेफर करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ दी चीजें मैंने अलग अलग जगहों से रेफर करके इसके नोट्स के फॉर्म में आपको इसी वीडियो में पीपीटी के फॉर्म में दे दिया है, तो आपको अदर कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग प्लीज कमेंट करें, आपको किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए, उस पर भी जल्द से जल्द क्या होगा वीडियो बन के आपको मिलेगा। सो थैंक यू very much.